कोई रास्ता पार करा दो भाई, मुझे कोई उस तरफ ले चलो भाई, मुझे उधर जाना है, कोई ले चलो ना, मुझे रास्ता पार करा दो ना भाई। इस शहर को ये हुआ क्या, कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता, चुपचाप धुएं को क्यों झेलता। हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा, बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। अंधा ही तो हूँ, जैसे तुम नयनहीन वैसे मैं चरणहीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्ती मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दोस्ती 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसके निर्देशक सत्येश बोस और निर्माता अपने राजश्री प्रोडक्शन के तले ताराचंद बड़जात्या हैं। जैसा कि फिल्म का नाम है, यह फिल्म एक अपाहिज लड़के और एक अंधे लड़के के बीच दोस्ती को दर्शाती है। इस फिल्म को 1964 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। यह फिल्म उस वर्ष की 10 सबसे ज्यादा चलने वाली फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट मानी गई। यह फिल्म संजय खान की पहली फिल्म है। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू यानी सुनील कुमार के पिता एक फैक्ट्री हादसे में चल बसते हैं। जब फैक्ट्री उनकी मौत का हर्जाना देने से इनकार कर देती है तो उसकी मां लीला चिटनिस यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी दम तोड़ देती है। सड़क दुर्घटना में रामू अपनी एक टांग गंवा बैठता है। बेघर बिन पैसे के और अपाहिज रामू जब मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा होता है तो उसकी मुलाकात मोहन यानी सुधीर कुमार नाम के एक अंधे लड़के से होती है, जिसकी कहानी भी रामू के जैसी ही है। मोहन गांव का रहने वाला है और बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठता है। मोहन की बहन मीना गांव के शहर नर्स बनने के लिए आई थी ताकि मोहन की आंखों का इलाज करा सके। अब मोहन अपनी बहन को ढूंढता हुआ शहर आया है। रामू और मोहन गलियों में आकर अपना पेट भरने लगते हैं और सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात मंजुला और मंजू नाम की एक छोटी लड़की से होती है, जो एक अमीर परिवार की होती है और वो बहुत बीमार है। वह रामू और मोहन को पैसे देना चाहती है, लेकिन दोनों यह कहकर मना कर देते हैं कि छोटी बहन से पैसे नहीं लिए जाते हैं। मंजू की देखभाल के लिए नर्स की ज़रूरत होती है और डॉक्टर मीना को उसके घर ले आते हैं। रामू को आगे पढ़ाई करने की चाह होती है, लेकिन स्कूल में दाखिले के लिए 60 रुपयों की ज़रूरत होती है। दोनों यह पैसा मंजुला से मांगने जाते हैं, लेकिन मंजुला का भाई अशोक यानी संजय खान उन्हें 5 रुपये देकर कहता है कि आइंदा वहां ना आए। अपना इस तरह अपमान होना मोहन को गंवारा नहीं होता और वह गाकर बाकी की रकम जमा कर लेता है। अब वह सड़क के किनारे न सोकर एक झोपड़पट्टी खोल लेते हैं, जहां उनकी पड़ोसन मौसी यानी लीला मिश्रा उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार देती है। रामू जब स्कूल में दाखिले के लिए जाता है तो स्कूल के हेड मास्टर यानी अभी भट्टाचार्य उनसे कहते हैं कि उनका कोई तो होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, वरना स्कूल के कानून के मुताबिक उनका दाखिला नहीं हो सकता। तभी स्कूल के एक शिक्षक शर्मा जी यानी नाना पालिशकर आगे आते हैं और रामू को अपनी छत्र छाया में ले जाते हैं। वह रामू से कहते हैं कि रामू झोपड़पट्टी को छोड़ उन्हीं के घर आकर रहे और पढ़ाई करे, लेकिन रामू अपने दोस्त मोहन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। एक दिन मोहन सुनता है कि कोई अशोक मीना को पुकार रहा है
और वह उत्सुकता से अपनी बहन से मिलने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके भिखारी होने की वजह से मीना उसको पहचानने से इनकार कर देती है। बाद में मीना अशोक को सब सच बता देती है। इस बीच मंजू का भी देहांत हो जाता है। एक दिन गली की लड़ाई में पुलिस रामू को हिरासत में ले लेती है। शर्मा जी उसकी जमानत देते हैं और कहते हैं कि अब वह उसे झोपड़पट्टी में नहीं रहने देंगे। रामू मान जाता है और उनके साथ रहने चला जाता है। मोहन का दिल टूट जाता है। तभी शर्मा जी का देहांत हो जाता है और रामू के पास इतिहास की फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। रामू को जब यह बात पता चलती है तो बीमारी में भी वह गाकर पैसे जुटा लेता है और चुपके से रामू के स्कूल में जमा कर देता है। मोहन इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ता है, जहां मीना बिना बताए उसकी देखभाल करने लगती है। और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। मोहन मीना और रामू को माफ कर देता है और फिर तीनों गले मिलते हैं। इसमें सुनील कुमार रामनाथ गुप्ता और रामू के रूप में है, सुधीर कुमार मोहन के रूप में है। अगर बात करें इसके संगीत की तो सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखित और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा तो जो भी कदम है, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी। दूसरा सॉन्ग था चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। तीसरा सॉन्ग था कोई जब राह न पाए, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। चौथा सॉन्ग था गुड़िया कब तक ना हंसेगी, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था जाने वालों जरा मुड़ के, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। छठा सॉन्ग था राही मनवा दुख की चिंता, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। अगर बात करें इसके नामांकन और पुरस्कारों की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ताराचंद बड़जात्या को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार बाण भट्ट को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार गोविंद मुनीस को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मोहम्मद रफ़ी चाहूँगा मैं तुझे गीत के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीत पुरस्कार मजरूह सुल्तानपुरी को चाहूँगा मैं तुझे गीत के लिए दिया गया था। दोस्ती मूवी 2005 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुनील दर्शन ने किया है, जिसमें बॉबी देओल और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इसमें लारा दत्त और करीना कपूर भी सहायक भूमिकाओं में थे। साथ ही जूही चावला भी एक विशेष भूमिका में नजर आई थी। इस मूवी का बजट 150 मिलियन था और इसकी कुल कमाई 230 मिलियन हुई थी। ये सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें इसकी कहानी की तो करण थापर अपने व्यवसायी पिता, माँ किरण और बहन नंदिनी के साथ एक बहुत ही शानदार जीवन शैली जीते हैं, क्योंकि उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। एक दिन परिवार के फार्म हाउस में वह अपना कदम खो देता है और लगभग एक गहरी खाई में गिर जाता है। उसे राज मल्होत्रा ने बचाया, जो एक अनाथ है, अपने अपमानजनक मामा के साथ एक खराब जीवन शैली जी रहा है। करण और राज अविभाज्य दोस्त बन जाते हैं और राज करण के साथ रहने के लिए आगे बढ़ता है। थापर परिवार के चिराग के लिए बहुत कुछ होता है जो राज को छोड़ देता है और नापसंद करता है। वर्षों बाद राज और करण परिपक्व हुए हैं, यानी कि बड़े हो गए हैं। राज को अपने बचपन की प्यारी अंजलि से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी करना चाहता है, जबकि करण लीना भरूचा के साथ फ्लर्ट करता है और उसे छोड़ देता है। इसके बाद करण लंदन से लौटी काजल शर्मा से मिलता है, उससे शादी करता है और वह उससे शादी करने के लिए राजी हो जाता है। राज और करण की शादी की योजना एक ही दिन के लिए बनाई जाती है। हालत बदतर के लिए एक मोड़ लेते हैं। लीना और उसके पिता, जो थापर द्वारा नियोजित हैं, दोस्तों को फ्लर्ट के रूप में उजागर करते हैं। नतीजतन अंजलि का भाई शादी को रद्द कर देता है और उसकी शादी किसी और के साथ कर देता है। बाद में राज को एक घातक बीमारी से पीड़ित दिखाया गया, जबकि उसके डॉक्टर आदित्य करण द्वारा प्रयोजित उपचार से साथ उन्हें बचाने की कोशिश करती है। राज की मृत्यु हो जाती है। राज की मृत्यु से पहले वह करण को अपने परिवार के साथ पुनर्मिलन में मदद करता है। करण अंततः काजल से शादी करता है और युगल राज के बाद अपने बच्चे का नाम रखता है। इसमें बॉबी देओल ने करण थापर का रोल निभाया है, अक्षय कुमार ने राज मल्होत्रा का रोल निभाया है, लारा दत्त ने काजल शर्मा यानी थापर का रोल निभाया है, करीना कपूर ने अंजलि का रोल निभाया है। अगर बात करें इसके साउंड ट्रैक की तो आधिकारिक रूप से विभाजन होने की घोषणा से पहले नदीम सरोड़ का यह आखिरी एल्बम था। सभी गानों के बोल समीर ने लिखे थे। यह एक एल्बम नंबर 2005 में जारी किया गया था।
यह एल्बम 2005 में सर्वकालिक संगीत सूची में नंबर 7 की स्थिति में सूचीबद्ध किया गया था। भारतीय व्यापार वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार लगभग 14 लाख इकाइयाँ बेची गई थी। यह फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम था। साल की 11वीं सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाला एल्बम बन गया था। इस मूवी में पहला सॉन्ग था ये दोस्ती, जिसे गाया था उदित नारायण और सोनू निगम ने। दूसरा सॉन्ग था दुल्हनिया, जिसे गाया था अभिजीत भट्टाचार्य, कुणाल गंजावाला और अलका याग्निक ने। तीसरा सॉन्ग था ऐसा कोई जिंदगी में, जिसे गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। चौथा सॉन्ग था लेट्स बोगी वो, जिसे गाया था कुणाल गंजावाला और वसुंधरा दास ने। पांचवा सॉन्ग था इश्क ना इश्क हो, जिसे गाया था सुखविंदर सिंह और कैलाश खेर ने। छठा सॉन्ग था और तुम आए, जिसे गाया था सोनू निगम और अलका याग्निक ने। सातवां सॉन्ग था यार दी शादी, जिसे गाया था अभिजीत भट्टाचार्य और सोनू निगम, अलका याग्निक और सारिका कपूर ने। दोस्तों, शोले भारत की सफलतम फिल्मों में से एक है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बरसात कर दी थी। गली गली फिल्म के संवाद गूंजे, पक्के दोस्तों को जय वीरू कहा जाने लगा तो बक बक करने वाली लड़कियों को बसंती की उपमा दी जाने लगी। माओ ने अपने छोटे बच्चों को गब्बर का डर दिखाकर सुलाया। भारतीय जनमानस पर इस फिल्म का गहरा असर हुआ। 38 वर्ष बाद फिल्म को 3D में परिवर्तित कर फिर से रिलीज किया गया था। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई शोले को 45 वर्ष हो रहे हैं। इस फिल्म से जुड़े कई किस्से मशहूर हुए हैं। पेश है शोले से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ। नंबर 1, शोले जब रिलीज हुई तो शुक्रवार और शनिवार बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अपने इच्छा रूप सफलता नहीं मिली। भारी बजट की भव्य फिल्म का यह हाल देख निर्देशक रमेश सिप्पी चिंतित हुए। रविवार को उन्होंने अपने घर पर मीटिंग रखी, जिसमें लेखक सलीम जावेद को भी बुलाया गया। फिल्म के कमजोर प्रदर्शन का अर्थ यह निकाला गया कि अंत में अमिताभ के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं। रमेश सिप्पी ने प्रस्ताव रखा कि फिल्म का अंत बदला जाए। लोकेशन पर पहुंचाकर वे नया अंत शूट कर लेंगे और बाद में फिल्म में जोड़ देंगे। सलीम जावेद को नया अंत दिखाने की जिम्मेदारी दी गई। सलीम जावेद ने रमेश सिप्पी को सलाह दी कि जल्दबाजी करने के बजाय 1-2 दिन रुकना चाहिए। यदि फिल्म फिर भी खराब रहती है तो वे नया शूट अंत में कर लेंगे। उनकी बात मान ली गई। 1-2 दिन बाद फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर सुधर गया और फिर बेहतर होता चला गया। नंबर 2, फिल्म सीता और गीता 1972 की शानदार सफलता की पार्टी जीपी सिप्पी के घर की छत पर दी गई थी, जिसमें पिता जीपी और बेटे रमेश सिप्पी ने तय किया गया था कि इससे भी 4 कदम आगे चलकर एक बड़े बजट की भव्य एक्शन फिल्म बनाई जाए। यही से शोले का बीज जमीन में पड़ा था। नंबर 3, शोले फिल्म की कहानी मार्च 1973 से लिखना शुरू हुई थी। रोजाना सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच सलीम जावेद तथा रमेश सिप्पी अपने को सिप्पी फिल्म लेखन कक्ष में बंद कर लेते थे। घंटों चर्चा करते थे। इस दौरान चाय, सिगरेट और बियर की ढेर सारी बोतलें खाली हो जाती थी। नंबर 4, सलीम जावेद जब शोले की पटकथा लिख रहे थे तब राज खोसला की फिल्म आई थी मेरा गांव मेरा देश, जो कि 1971 में रिलीज हुई थी और नरेंद्र बेदी की फिल्म खोटे सिक्के भी डकैत समस्या पर आधारित थी। इस फिल्म ने सलीम जावेद को काफ़ी आइडियाज दिए थे। नंबर 5, लोकेशन हंटर एडेकर रमेश सिप्पी की टीम में कोलंबस की तरह थे। रमेश यही चाहते थे कि इस बार चंबल की घाटी या राजस्थान जाकर दर्शकों की परिचित डकैत लोकेशन पर शूटिंग की जाए। मंगलोर, बंगलोर और कोचीन में सफ़र करते आखिर ये एडेकर को बेंगलोर के पास की जगह जो पहाड़ियों से घिरी थी पसंद आई। इस लोकेशन पर इंग्लिश फिल्म माया की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। नंबर 6, रमेश सिप्पू को जैसे ही लोकेशन की खबर मिली वह सिनेमेटोग्राफर द्वारा विवेचा के साथ हवाई जहाज से आ गए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, साइज की चट्टानें, बीहड़, सूखे पेड़, उबड़ खाबड़ रास्ते और क्या चाहिए था द्वारा विवेचा को मनपसंद लोकेशन सामने मौजूद थी। नाम था रामन गरम। नंबर 7, शोले फिल्म में गब्बर की गुफा और ठाकुर का घर मीलों दूर दिखाया गया है, लेकिन सचमुच में दोनों पास पास थे। रामनगरम को फिल्म के सेट के मुताबिक मुंबई के 30 और स्थानीय 70 लोगों ने रात दिन मेहनत कर पूरा गांव बसा दिया। नंबर 8, रामनगरम में रोजाना यूनिट के पास 1000 लोगों के खाने के लिए बाकायदा मॉडर्न किचन बनाया गया।
राशन फल सब्जी के लिए गोडाउन तैयार किया गया, घोड़ों के लिए तबले का इंतजाम किया गया था। बेंगलोर हाईवे से रामनगरम तक एक सड़क भी बनाई गई, टेलीफोन लाइन, बिजली के खंभे गाड़े गए थे। नंबर 9, शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमाघर में चलकर एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टकीज की फिल्म किस्मत 1943 कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ले जाए ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। नंबर 10, शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीज़ों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी, ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्राइप वाटर तक। नंबर 11, सन 2000 में पॉप स्टार वाली ब्रह्मभट्ट ने रीमिक्स एल्बम बनाया था। शोले 2001 उसे शीर्षक दिया था। द हथौड़ा मिक्स द शोले के ठाकुर का संवाद है जो वीरों तथा जय को कहा गया था। लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। नंबर 12, फिल्मकार शेखर कपूर ने कहा है कि हिंदी सिनेमा को इतिहास के 2 भागों में विभाजित कीजिए, शोले के पहले बीसी, शोले के बाद एडी। नंबर 13, 1947 में जीबी जिस्पी कराची से बम्बई एक शरारती की तरह आए थे। उनके पास शरीर पर पहने शर्ट के अलावा कुछ नहीं था। नंबर 14, फिल्म में अमजद खान को गब्बर सिंह डाकू का जो नाम दिया गया वह असली डाकू का नाम है। सलीम के पिता उन्हें डकैत गब्बर के बारे में बताया करते थे। वह पुलिस पर हमला करता और उनके कान नाक काट कर छोड़ दिया करता था। नंबर 15, सुरमा भोपाली का नाम जावेद की उपज है। यह किरदार उन्हें भोपाल निवास के दौरान सूझा था। नंबर 16, वीर और जय नाम के 2 सहपाठी सलीम के साथ कॉलेज में पढ़ते थे, वही से इनके नाम जस का तस ले लिया गया। नंबर 17, हेमा मालिनी फिल्म शोले में बसंती तांगेवाली का रोल करने को तैयार नहीं थी। इसके पीछे फिल्म अंदाज तथा सीता और गीता की जबरदस्त सफलता थी। रमेश सिप्पी ने उन्हें समझाया और वो मान गए। नंबर 18, जय के रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम फाइनल था, मगर सलीम जावेद तथा धर्मेंद्र ने अमिताभ का नाम सुझाया, जबकि अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो रही थी। लेकिन सलीम जावेद को जंजीर फिल्म की पटकथा पर भरोसा था। उनका मानना था कि जंजीर फिल्म सफल रहेगी और अमिताभ स्टार बन जाएंगे। हुआ भी ऐसा ही। अमिताभ को जंजीर रिलीज होने के पहले ही साइन किया जा चुका था। नंबर 19, ठाकुर के रोल के लिए प्राण के नाम पर विचार किया गया, जो सिप्पी फिल्म्स की कई फिल्में पहले कर चुके थे। लेकिन रमेश सिप्पी संजीव कुमार की प्रतिभा के कायल थे। सीता और गीता में संजीव के साथ काम कर चुके थे, अतः परिणाम संजीव के पक्ष में रहा था। नंबर 20, गब्बर सिंह और सांबा के संवाद खड़ी बोली में होकर अवध बोली का टच लिए थे। सलीम ने संवादों को अमिताभ और संजीव कुमार के बीच सुनाया तो अमिताभ गब्बर का रोल करने के इच्छुक लगे। ऐसा ही कुछ संजीव कुमार के मन में भी था। नंबर 21, फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा, क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई के बीच की है। उन्हें बीरू के रोल में ज़्यादा दम नज़र नहीं आया। रमेश सिप्पी को तरकीब सूझी। उन्होंने धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि बीरू के हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन हैं। धर्मेंद्र का दिल उस समय हेमा पर आया हुआ था। संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे। सिप्पी ने कहा कि वे बीरू का रोल संजीव कुमार को दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्मपाजी बीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए थे। नंबर 22, हेमा मालिनी के साथ रोमांटिक सीन करते समय धर्मेंद्र जानबूझकर गलतियां करते थे ताकि रिटेक हो और उन्हें हेमा के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का अवसर मिले। जब यह बात समझ में आ गई कि धर्म जानबूझकर ये हरकतें कर रहे हैं तो धर्म ने दूसरी चाल चली। वे यूनिट मेंबर्स को गलतियां करने के बदले में पैसे देते थे। नंबर 23, कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था, जिसे हेमा ने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच दृश्य के बराबर नहीं के बराबर हैं। नंबर 24, धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा पर लट्टू हैं, इसलिए हेमा के इर्द गिर्द ही रहते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा से बात करने का अवसर न मिल सके। नंबर 25, शोले में गब्बर सिंह को मॉडर्न डकैत के रूप में दिखाया गया, जो सैनिक
पोशाक पहनता है। इसके पहले दिलीप कुमार की गंगा जमुना या सुनील दत्त की मुझे जीने दो फिल्म में डाकू धोती कुर्ता में आए थे। ललाट पर लंबा तिलक या सिप्पी को पसंद नहीं आया था। नंबर 26। मुंबई में रमेश सिप्पी आर डी वर्मन के साथ बैठकर फिल्म के गानों की धुनों की जांच परख करते रहे। आर डी वर्मन 70 के दशक में बेहद व्यस्त और लोकप्रिय थे। उनसे टाइम लेना मुश्किल था। जैसे तैसे कर पहले गाने की धुन फाइनल हुई। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी हसीन हो जाती है। नंबर 27। सुरमा भोपाली से पहले कव्वाली कराने का इरादा था। जावेद अख्तर ने कहा कि भोपाल में भांड बुलाया जाए तो उनका मजा कुछ और होगा, लिहाजा 4 भांड ग्रुप मुंबई आए। उन्होंने पंचम के म्यूजिक रूम में गाया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्ती मूवी के बारे में। इस वीडियो में आपको पता चलेगा इस मूवी से रिलेटेड फैक्ट्स और बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दोस्ती 1964 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसके निर्देशक सत्येश बोस और निर्माता अपने राजश्री प्रोडक्शन के तले ताराचंद बड़जात्या हैं। जैसा कि फिल्म का नाम है, यह फिल्म एक अपाहिज लड़के और एक अंधे लड़के के बीच दोस्ती को दर्शाती है। इस फिल्म को 1964 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में 6 पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार भी शामिल है। यह फिल्म उस वर्ष की 10 सबसे ज़्यादा चलने वाली फिल्मों में से एक थी और बॉक्स ऑफिस में सुपरहिट मानी गई। यह फिल्म संजय खान की पहली फिल्म है। तो चलिए बात करते हैं इसकी स्टोरी की। रामनाथ गुप्ता उर्फ रामू यानी सुनील कुमार के पिता एक फैक्ट्री हादसे में चल बसते हैं। जब फैक्ट्री उनकी मौत का हर्जाना देने से इनकार कर देती है तो उसकी मां लीला चिटनिस यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वह भी दम तोड़ देती है। सड़क दुर्घटना में रामू अपनी एक टांग गंवा बैठता है। बेघर बिन पैसे के और अपाहिज रामू जब मुंबई की सड़कों की खाक छान रहा होता है तो उसकी मुलाकात मोहन यानी सुधीर कुमार नाम के एक अंधे लड़के से होती है, जिसकी कहानी भी रामू के जैसी ही है। मोहन गांव का रहने वाला है और बचपन में ही अपनी आंखें खो बैठता है। मोहन की बहन मीना गांव के शहर नर्स बनने के लिए आई थी ताकि मोहन की आंखों का इलाज करा सके। अब मोहन अपनी बहन को ढूंढता हुआ शहर आया है। रामू और मोहन गलियों में आकर अपना पेट भरने लगते हैं और सड़क के किनारे ही सो जाते हैं। एक दिन उनकी मुलाकात मंजुला और मंजू नाम की एक छोटी लड़की से होती है, जो एक अमीर परिवार की होती है और वो बहुत बीमार है। वह रामू और मोहन को पैसे देना चाहती है, लेकिन दोनों यह कहकर मना कर देते हैं कि छोटी बहन से पैसे नहीं लिए जाते हैं। मंजू की देखभाल के लिए नर्स की ज़रूरत होती है और डॉक्टर मीना को उसके घर ले आते हैं। रामू को आगे पढ़ाई करने की चाह होती है, लेकिन स्कूल में दाखिले के लिए 60 रुपयों की ज़रूरत होती है। दोनों यह पैसा मंजुला से मांगने जाते हैं, लेकिन मंजुला का भाई अशोक यानी संजय खान उन्हें 5 रुपये देकर कहता है कि आइंदा वहां ना आए। अपना इस तरह अपमान होना मोहन को गंवारा नहीं होता और वह गाकर बाकी की रकम जमा कर लेता है। अब वह सड़क के किनारे न सोकर एक झोपड़पट्टी खोल लेते हैं, जहां उनकी पड़ोसन मौसी यानी लीला मिश्रा उन्हें अपने बच्चों जैसा ही प्यार देती है। रामू जब स्कूल में दाखिले के लिए जाता है तो स्कूल के हेड मास्टर यानी अभी भट्टाचार्य उनसे कहते हैं कि उनका कोई तो होना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी ले सके, वरना स्कूल के कानून के मुताबिक उनका दाखिला नहीं हो सकता। तभी स्कूल के एक शिक्षक शर्मा जी यानी नाना पालिशकर आगे आते हैं और रामू को अपनी छत्र छाया में ले जाते हैं। वह रामू से कहते हैं कि रामू झोपड़पट्टी को छोड़ उन्हीं के घर आकर रहे और पढ़ाई करे, लेकिन रामू अपने दोस्त मोहन को छोड़ने के लिए राजी नहीं होता है। एक दिन मोहन सुनता है कि कोई अशोक मीना को पुकार रहा है और वह उत्सुकता से अपनी बहन से मिलने आगे बढ़ता है, लेकिन उसके भिखारी होने की वजह से मीना उसको पहचानने से इनकार कर देती है। बाद में मीना अशोक को सब सच बता देती है। इस बीच मंजू का भी देहांत हो जाता है। एक दिन गली की लड़ाई में पुलिस रामू को हिरासत में ले लेती है। शर्मा जी उसकी जमानत देते हैं और कहते हैं कि अब वह उसे झोपड़पट्टी में नहीं रहने देंगे। रामू मान जाता है और उनके साथ रहने चला जाता है। मोहन का दिल टूट जाता है। तभी शर्मा जी का देहांत हो जाता है और रामू के पास इतिहास की फीस भरने के पैसे नहीं होते हैं। रामू को जब यह बात पता चलती है तो बीमारी में भी वह गाकर पैसे जुटा लेता है और चुपके से रामू के स्कूल में जमा कर देता है। मोहन इतना बीमार पड़ जाता है कि उसे अस्पताल दाखिल करना पड़ता है
जहां मीना बिना बताए उसकी देखभाल करने लगती है और जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो वह अपने दोस्त से मिलने अस्पताल जाता है। मोहन मीना और रामू को माफ कर देता है और फिर तीनों गले मिलते हैं। इसमें सुनील कुमार रामनाथ गुप्ता और रामू के रूप में है, सुधीर कुमार मोहन के रूप में है। अगर बात करें इसके संगीत की तो सभी गीत मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखित और सारा संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित है। इसमें पहला सॉन्ग था मेरा तो जो भी कदम है जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी। दूसरा सॉन्ग था चाहूँगा मैं तुझे शाम सवेरे जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। तीसरा सॉन्ग था कोई जब राह न पाए जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। चौथा सॉन्ग था गुड़िया कब तक ना हंसेगी जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। पांचवा सॉन्ग था जाने वालों जरा मुड़ के जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। छठा सॉन्ग था राही मनवा दुख की चिंता जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी ने। अगर बात करें इसके नामांकन और पुरस्कारों की तो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार ताराचंद बड़जात्या को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ कथा पुरस्कार बाण भट्ट को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार गोविंद मुनीस को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार मोहम्मद रफ़ी चाहूँगा मैं तुझे गीत के लिए दिया गया था। फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीत पुरस्कार मजरूह सुल्तानपुरी को चाहूँगा मैं तुझे गीत के लिए दिया गया था। दोस्ती मूवी 2005 की भारतीय रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सुनील दर्शन ने किया है, जिसमें बॉबी देओल और अक्षय कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। इसमें लारा दत्त और करीना कपूर भी सहायक भूमिकाओं में थे। साथ ही जूही चावला भी एक विशेष भूमिका में नजर आई थी। इस मूवी का बजट 150 मिलियन था और इसकी कुल कमाई 230 मिलियन हुई थी। ये सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। अगर बात करें इसकी कहानी की तो करण थापर अपने व्यवसायी पिता, माँ किरण और बहन नंदिनी के साथ एक बहुत ही शानदार जीवन शैली जीते हैं क्योंकि उनके लिए किसी के पास समय नहीं है। एक दिन परिवार के फार्म हाउस में वह अपना कदम खो देता है और लगभग एक गहरी खाई में गिर जाता है। उसे राज मल्होत्रा ने बचाया जो एक अनाथ है, अपने अपमानजनक मामा के साथ एक खराब जीवन शैली जी रहा है। करण और राज अविभाज्य दोस्त बन जाते हैं और राज करण के साथ रहने के लिए आगे बढ़ता है। थापर परिवार के चिराग